विधानसभा की कार्यवाही में। के लिए नेफ्ट बाउंस एवं खाता सत्यापित न होने के कारण राशि 1.94 करोड़ बीमा क्लेम लंबित है, जिसके लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों को निर्दिष्ट किया गया है। खरीफ 2023 से सिवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में 16.17 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम आंकलित हुआ है, जिसमें से 7.12 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी हो चुका है एवं 9.4 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम पोर्टल के माध्यम से वितरणाधीन है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके बारपत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। वर्ष 2016-17 खरीफ फसल बीमा मेरे विधानसभा क्षेत्र के जीएसएस मोकलसर के अधीन गांवों को नहीं मिला, कब तक देंगे? खरीफ 2023 के बीमा में भी कई जीएसएस में अभी तक किसानों को बीमा नहीं मिला। यदि मिला है तो फसल खराबे के अनुरूप नहीं मिला। कब तक बीमा किसानों को देने का विचार रखते हैं? पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहूँगा, खरीफ 2016 का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यवसाय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। मोकलसर क्षेत्र में बीमा क्लेम का विवरण शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसका जैसे ही विवरण आता है 2 महीने के अंदर यदि कुछ शेष है तो किसानों को देने का प्रावधान कराएंगे। खरीफ 2023 के बीमा क्लेम योजना प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर पोर्टल व माध्यम से वितरणाधीन है। अति शीघ्र बीमा क्लेम जारी करा दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न, किसानों की फसल का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसानों को अपनी फसल का पता नहीं रहता है कि जिस फसल का बीमा किया गया है, इसके लिए सरकार किसानों को सूचना देने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड में कृषक द्वारा दर्ज कराई गई फसल का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है। यदि किसान केसीसी में उल्लेखित फसल से भिन्न फसल बोता है तो नामांकन की अंतिम दिनांक खरीद के लिए 31 जुलाई तथा रबी के लिए 31 दिसंबर से 2 दिवस पूर्व खरीफ के लिए 29 जुलाई तथा रबी के लिए 29 दिसंबर तक फसल में परिवर्तन करा सकता है। श्री अर्जुन लाल। प्रश्न संख्या 2408। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र कपासन में विगत 4 वर्षों में अभीम योजना मद में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। भीमगढ़ स्वीकृत वर्ष 2022-23 मद अभीम स्वीकृत राशि लाखों में 41 लाख, व्यय राशि 34,19,000। इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। नंबर 2 निलोद उप स्वास्थ्य केंद्र 2022-23 में स्वीकृत हुआ। अभीम के माध्यम से 41 लाख स्वीकृत हुए, 34 लाख 10,000 व्यय हुए और ये कार्य पूर्ण हो गया है। तीसरा उप स्वास्थ्य केंद्र रुद्र 2022-23 अभीम के तहत स्वीकृत हुआ। 41 लाख स्वीकृत थे और व्यय हुए 35,46,000। ये जो 3 हैं वो स्वास्थ्य केंद्र, इनका कार्य पूरा हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र खंड 2 विधानसभा क्षेत्र कपासन में 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 4 उप स्वास्थ्य केंद्रों के नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त है एवं 2 पर उप जिला चिकित्सालय, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों की नवीन भवन की स्वीकृति जारी किया जाना शेष है, जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।
भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में शेष स्थानों की स्वीकृति जारी किए जाने पर विचार है। अध्यक्ष महोदय, कपासन विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 2 SDH हैं कपासन और मांडविया, 4 CHC हैं, 12 PHC हैं, 98 सब सेंटर हैं और 2020 और 21 के बीच और 2023-24 जो माननीय हमारे विधायक ने प्रश्न पूछा कितने कार्य हुए, 8 कार्य हुए। उसके अंदर सब सेंटर भीम, भीमगढ़, नीलोद और रुद्र, ये 104 लाख में ये 3 कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। अभी वर्तमान में टेंडर हो चुका है 4 सब सेंटर और 1 PHC, ये भी जो है आपके अगले वर्ष में कंप्लीट हो जाएंगे। आपका अपग्रेड जो है रूट सब सेंटर से PHC जो है ये आपका 2025-26 वर्ष में हो जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा 2024 में आपके सब सेंटर भीमगढ़ को PHC बना की स्वीकृति दी, जो अगले वर्ष जो है 2024-25 इस वर्ष के अंदर आपके 2025 में तैयार हो जाएगा। आपके 21 में पोस्ट हैं, 81 से फुलफिल्ड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से। एक निवेदन, आपने रूद के अंदर PHC के लिए मैंने वो मांग की थी कि PHC रूद अभी भी भीलवाड़ा जिले के अंदर शो कर रहा है, जबकि वो चित्तौड़ में है और आप भी मान रहे हो रूद चित्तौड़ में है, लेकिन उसका संशोधन पत्र जारी नहीं हुआ। वो संशोधन पत्र जारी कराओ, नंबर 1। दूसरा, रासवी का CHC भवन, रासवी का CHC भवन है बिल्कुल जर्जर हो गया है, हमको अन्यत्र उसको शिफ्ट करना अति आवश्यक है। इसलिए उसके लिए जमीन आवंटन और बजट की राशि तुरंत दिलावे, ताकि ये हमारे मेरे गांव की CHC है, वहाँ बजट की आवश्यकता है, नंबर 1। दूसरा, ये जो अभी काम बाकी हैं, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र मंडपिया और उप जिला स्वास्थ्य केंद्र कपासन और CHC बांसवाड़ा और उप केंद्र उसरोल और उप केंद्र रेवाड़ा, इनके लिए कब तक आप बजट जारी कर देंगे, इतना निवेदन है मेरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, जो आप भीलवाड़ा वाला संशोधन है वो कर दिया जाएगा और आपके माध्यम से ये आश्वासन देता हूं, आपका कोई भी सब सेंटर, कोई भी PHC, कोई भी CHC, कोई भी सब डिवीजन आपका हॉस्पिटल है, कोई भी बिल्डिंग जर्जर होगी, हालत खराब होगी, उन सबको दुरुस्त कर दिया जाएगा और आपको कोई भी किराए के भवन में आपके हॉस्पिटल काम नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 406। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अंतर्गत वर्तमान में RCDF के माध्यम से 421 रुपये प्रति किलोग्राम दर से दुग्ध पाउडर क्रय किया जा रहा है, जिसका डेयरीवार विवरण परिशिष्ट पेपर संलग्न है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किसी अन्य रजिस्टर्ड उपक्रम में RCDF द्वारा प्रस्तावित दरों से कम दरों पर मिल्क पाउडर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि किशनगंज शाहबाद में पिछले 5 साल में जो कोविड के दौरान जो मिड डे मील और जो दूध के पाउडर जो वितरण किए गए, वो शाहबाद तहसील में किस किस वाहन से कब कब रवाना हुआ और किस किस छात्र को बांटा गया। शाहबाद तहसील के जो गांव हैं उनकी जांच करने का विचार रखते हैं क्या? ये सही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मिड डे मील में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है और इन्होंने कोरोना काल के अंतर्गत बताया गया है कि हमने 9 महीने का इकट्ठा मिड डे मील दे दिया है और जो एक गांव का मैं प्राप्ति रसीद लाया हूं, उसमें नाम किसका है, दिया किसका है। जब बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों ले गए हैं? बच्चों को दिया है
पीएससी भी जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम भी जांच करवा सकते हैं और जांच करवाकर जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यदि कानून हमको अनुमति देगा तो हम भी जांच करवाएंगे। अगला प्रश्न मिड डे मील में एक आदमी वहाँ लगा हुआ है जो सरकारी कर्मचारी है, उसने भी गड़बड़ किया, उसको निलंबित करता हूँ। श्री मोतीराम, मान्य मैं अध्यक्ष महोदय, मान्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पूरे शाहबाद के साथ साथ आप किशनगंज की भी जांच। रामनिवास गावड़िया, माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनिस खां, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस वाहनों से गया है वहाँ टोल टैक्स तो उसका कोई इंद्राज भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में एक जिला चिकित्सालय, 7 CHC, 21 PHC और उप स्वास्थ्य केंद्र जो हैं गुण 90 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जिनका संस्थावार व संस्थानवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। राजपत्रित स्वीकृत 128, कार्यरत 74, 54, अराजपत्रित स्वीकृत 2390, कार्यरत 1305, रिक्त 1084। राज्य सरकार द्वारा जिला डीडवाना कुचामन में जुलाई माह में 11 चिकित्सक, 52 लैब टेक्नीशियन व 23 सहायक रेडियोग्राफर का पदस्थापन किया गया है। शेष रिक्त पदों में विभागीय भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के 1250 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को प्रेषित की गई। चिकित्सा अधिकारी दंत के 209 पदों हेतु प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8750, फार्मासिस्ट 3056, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4847 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों को रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। राजपत्र एवं अराजपत्र सेवाओं के स्वीकृत कार्यकर्ता एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में एक जिला चिकित्सालय, 5 CHC, 16 PHC और 74 सब सेंटर केंद्र स्वयं के भवन में संचालित है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में स्थित 2 CHC, 5 PHC और 15 उप स्वास्थ्य केंद्र भवन विहीन है तथा 20 उप स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवन में संचालित हैं व 17 उप स्वास्थ्य केंद्रों में भवन जर्जर अवस्था में है। संस्थावार भवनों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में भवनों का निर्माण किए जाने पर विचार किया जा सकेगा। खंड 4 विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मापदंड अनुसार वंचित स्थापित उपकरण मशीनों की सूची परिशिष्ट पर संलग्न है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना कुचामन की रिपोर्ट अनुसार विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों में उपकरण क्रियाशील है तथा मशीनें खराब होने पर RMSCL द्वारा अनुबंधित एजेंसी द्वारा समयबद्ध रूप से पुनः मशीनों को क्रियाशील कर दिया जाता है। आपके माध्यम से मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि क्या सरकार इन राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर, माननीय सदस्य, मैं बोल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ, पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के राजपत्रित के 54 पद और अराजपत्रित के 1084 रिक्त पद भरने का विचार रखती है? और मेरा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये पूछना है कि क्या जो हमारे
हमारी CSC है, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडूकरा, मोलासर, धनकोली, खुंकुणा, तोसीना, छोटी घाटू, सेरानियाबाग और जो PSC है लादड़िया, बड़ी बेरी, कोलिया, आकोदा, पालोट, ठाकरियाबाद, छोटी बेरी, झाड़ोद, केराब, निमोद, छापरीकुट, सानिया, सिंगाना, दौलतपुरा, बदलियास, थरेस, बावा, खाकोली। माननीय मंत्री जी, तो क्या इनके रिक्त पदों को भी भरने का विचार रखती है? और मेरा एक सप्लीमेंट्री और होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मंत्री 3 बारी रहे, मैं इतना लंबा प्रश्न पहली बार माननीय रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो रिक्त पद आपके हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं गेजेटेड, वो 74 पद हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं 128 टोटल पदों में से। नर्सिंग जो नॉन गेजेटेड हैं वो 1305 आपके हैं और 2390 मेन से। अभी हम जो भर्ती कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लगभग 55,000 हम गेजेटेड और नॉन गेजेटेड की भर्ती नवंबर तक कर लेंगे। अभी हमने लगभग 5,000 कर चुके हैं, जिसमें से हमने तुरंत डीडवाना कुचामन जिले में 11 हमने डॉक्टर दे दिए हैं, 52 लैब टेक्नीशियन दे दिए हैं और 23 असिस्टेंट रेडियोग्राफर हम इन 5,000 दे चुके हैं। और बाकी जो है नवंबर दिसंबर तक हम पूरी भरने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है श्री गोविंद प्रसाद। प्रश्न संख्या 411। माननीय मंत्री जी, दूसरा पूरक है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा पूरक है। मेरा अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि डीडवाना हमारे अस्पताल को 200 बेड से आपने अप्रोप्रिएशन बिल में 300 बेड का किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मोलासर CSC को आपने 50 बेड का किया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, हमारे डीडवाना में अब जो 300 बेड का अस्पताल किया है, उसकी भूमि और उसकी राशि लगभग 32 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गई, तो क्या उसका स्थान बदल करके अगले मेडिकल कॉलेज के लिए उसको बनाने के लिए हमारे पास 470 बीघा जमीन है, उस जमीन को देख करके और वहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन जाए, 300 बेड का हॉस्पिटल भी बन जाए और सब चीजें बन जाए, क्या सरकार इसका विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी टीम को डीडवाना भेजूंगा, जो उस जमीन के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसको देखकर, और मुझे वापस जब रिपोर्ट आएगी तो अवश्य कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न गोविंद प्रश्न संख्या 411। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, विवरण परिशिष्ट 1 व परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, पदों का रिक्त होना एवं भरना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें रिक्त पदों को सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से भरा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि पंचायत समिति मनोर थाना व क्लेरा में काफ़ी लंबे समय से रिक्त पद चल रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि गत 5 वर्षों से ये रिक्त पद चल रहे हैं, क्या व्यवस्था हेतु प्लेसमेंट या सुविधा पर पद भरने का विचार रखते हो? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, और पंचायत समितियों की अपेक्षा इनका ज्यादा पद भरे हुए हैं। ये सच है कि कुछ पद खाली है, उनको शीघ्र ही जब नई भर्ती होने वाली है उनसे हम शीघ्र भरेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि 4 लाख पदों को भरा जाएगा, तो इनके भी बहुत जल्दी भरेंगे। सर, ये सतत प्रक्रिया तो गत 5 वर्षों से चल रही है और पद रिक्त हैं, व्यवस्था सारी गड़बड़ा रही है, तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि इनको व्यवस्था हेतु भरने पर विचार रखते हो क्या? आपने सुना नहीं, मैंने कहा है कि आपके यहाँ और पंचायत समिति की अपेक्षा ज्यादा पद
धन्यवाद साहब, धन्यवाद। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 412। माननीय मंत्री जी। अन्य अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, प्रदेश में गोपालन कर रहे पशुपालकों को निम्नांकित योजना में परोक्ष रूप से अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश की समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं, पशु चिकित्सा शिविरों में निःशुल्क उपचार, शल्य चिकित्सा एवं दवा वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के पशुपालकों के बीमार पशुओं की निःशुल्क जांच की जा रही है। प्रदेश के पशुपालकों को विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लिए जाने पर ब्याज पर अनुदान दिया जा रहा है। नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत, राष्ट्रीय नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत पशुपालकों को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जा रही है। पशुओं में निःशुल्क टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 10 जुलाई 2024 को वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा अंतर्गत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत अनुदानित दर पर दुधारू गायों सहित भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट का बीमा तथा सेक्स सॉर्टेड सीमन के उपयोग पर 75% का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। गौशालाओं, काजी हाउस में संधारित गोवंश को भरण पोषण हेतु वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही गौशालाओं में अंधे एवं अपाहिज गोवंश तथा नंदीशालाओं में संधारित नर गोवंश को उक्त समान दर पर 12 महीने की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। एवं 29 जुलाई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोवंश को दिए जा रहे अनुदान में 10% राशि वृद्धि करने की घोषणा की है, जो आगामी अनुदान में बढ़ाकर दी जाएगी। माननीय सदस्य महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं, क्या गौशालाओं में, कांजी हाउस गौशाला में गोवंश भरण पोषण की सहायता राशि को बढ़ाने तथा सहायता राशि को बड़े गोवंश को 40 रुपए से 100 रुपए और छोटे गोवंश को 20 रुपए से 50 रुपए और 270 के स्थान पर साल के 365 करने का सरकार विचार रखती कि नहीं रखती? नंबर 1। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में गौशालाओं, काजी हाउस में संधारित गोवंश को भरण पोषण हेतु बड़े गोवंश को 40 रुपये और छोटे गोवंश को 20 रुपये प्रति गोवंश की दर से 270 दिवस के सहायता दिए जाने का प्रावधान है। और साथ ही गौशाला में अंधे एवं अपाहिज गोवंश, नंदीशालाओं में संधारित नर गोवंश को उक्त समान दर पर 12 महीने की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 10% वृद्धि की है। अभी इसमें इस वर्ष कोई बढ़ाने का अभी योजना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं, क्या सरकार 2016 को गौ संरक्षण अधिनियम को 2021 में संशोधन को वापस 2016 में लाना चाहते हैं? 2021 में गौ संरक्षण में मानव आपदा से गौ शेष कर को काम में लेने का संशोधन किया, जबकि आप गौ शेष को उसी में रखना चाहते हैं, नहीं चाहते? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि वहाँ गोचर जमीनें हैं, मेरी काफी वहाँ गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं को गायों के लिए आवंटित कराने के लिए काफी दिक्कतें आती है। उसमें सरकार अलग से मंत्रिमंडल की बैठक करके अलग से ऐसा कोई नियम बनाकर वो भी गौशालाओं के लिए आरक्षित कैसे हो सकती है, उसको भी करवाने की कोशिश करे और 2021 में वापस 2016 को करना चाहती नहीं चाहती सरकार, बताए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य से वापस कहना चाहूंगा, एक बार वापस बोले, आवाज बरोबर नहीं आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार 2016 मैं पहले से अच्छा कोई गो संरक्षण अधिनियम को 2021 में संशोधन को वापस 2016 में लाना चाहते हैं। 2021 में गो संरक्षण में मानव आपदा में गो शेष कर को काम में लेने का संशोधन किया था, जबकि आप गो शेष को उसी में रखना चाहते नहीं चाहते। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गो संशोधन विधेयक में ये प्रावधान है कि शराब के ऊपर और रजिस्ट्री के ऊपर जो स्टाम्प पंजीयन के ऊपर जो सेस कर लगता है, वो गोवंश के लिए गौशालाओं में अनुदान के रूप में और उनके चल रहे विकास की योजनाओं पर खर्च किए जाने का प्रावधान है, और यही प्रावधान आगे भी लागू रहेगा। इसमें किसी तरह का संशोधन करने का अभी कोई वर्तमान में ये कार्य योजना नहीं है। अगला प्रश्न है श्री लक्ष्मण, दो हो गए, श्री लक्ष्मण, श्री विकास चौधरी। अगला प्रश्न है शत्रुघ्न गौतम। प्रश्न संख्या 415। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, बीपीएल सर्वे भारत सरकार के निर्देशानुसार करवाया जाता है। इस संबंध में जब भी भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होते हैं, नवीन बीपीएल सर्वे करवाया जाता है। नंबर 2, जी हाँ, सभी पात्र परिवारों को बीपीएल श्रेणी में जोड़े जाना है तो सरकार द्वारा द्विस्तरीय अपील प्रक्रिया का प्रावधान किया जा गया है। उत्तरानुसार प्रथम अपील संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को दी जा सकती है। अपील प्रक्रिया श्री बीपीएल सूची 2002 में पात्र परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। तीसरा, जी हाँ, जी नहीं, बीपीएल सर्वे भारत सरकार के निर्देशानुसार करवाया जाता है। इस संबंध में जब भी भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होंगे, नवीन बीपीएल सर्वे करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार ने अंतिम बार सर्वे कराने हेतु भारत सरकार को पत्र कब लिखे, और पिछले 5 वर्ष में बीपीएल का रीसर्वे कराने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने पत्र लिखे या नहीं लिखे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बीपीएल सर्वे 2002 में कराया गया था, जिसका प्रसन्न राज्य के विभागीय आदेश दिनांक 2006 के द्वारा वर्ष 2000 में किया गया। उस समय बीपीएल परिवारों की कुल संख्या 17,36,200 थी, जो दिनांक 5/8/2024 को 22,47,641 है। ये सरकार आने के बाद में हमारा एक नए सिरे से जो सर्वे हुआ है, उसमें मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने की सर्वे के बाद आज जिस तरह की विगत 5 वर्षों में द्विपक्षीय अपील प्रक्रिया द्वारा बीपीएल सूची 2000 कुल में 1575 परिवारों का नाम जोड़े गए तथा कुल 1474 परिवारों के नाम पीछे वाली सरकार ने हटाए गए। उसके बाद राज्य में भारत सरकार के निर्देशों राज्य में विभागीय आदेश दिनांक 25/9/2006 के द्वारा बीपीएल सूची 2002 से वंचित पात्र परिवारों को शामिल करने का हेतु द्विपक्षीय अपील का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसे लोग जो छूट गए हैं, उनकी इच्छा रखती है क्या कि उनका वापस रीसर्वे करा के भारत सरकार को पत्र लिखे? माननीय मंत्री जी। मैं धन्यवाद देता हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सरकार बनने के बाद में जैसे ही 5/2008/2024 को 22,47,441 नाम जोड़े गए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको। हो गया। अगला प्रश्न है गोपाल लाल शर्मा, 417। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच
माध्यमिक शिक्षा विभागांतर्गत संचालित राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों, प्रशिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पदों के कारण नियमित अध्यापन कराने में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस हेतु विभाग के पत्रांक शिविरा माध्यमिक संस्था F1 गेस्ट फैकल्टी 12/22/2021/7983 दिनांक 17/2/2022 के द्वारा गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना अंतर्गत रिक्त पद भरे जाने तथा अथवा अन्य स्रोत तक लागू की गई थी। खंड 2 उक्त योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी पर लगे अध्यापकों में से केवल एक अध्यापक का भुगतान किया जाना से इसके अतिरिक्त समस्त अध्यापकों के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। उक्त अध्यापक के मानदेय का भुगतान संबंधित संस्था प्रदान स्तर पर शीघ्र करा दिया जाएगा। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच में माध्यमिक शिक्षा विभागांतर्गत संचालित राज्य के विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी पर किसी भी अध्यापक को नहीं लगाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये पहले अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों, प्रशिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों के पद रिक्त है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप ये गेस्ट फैकल्टी के आधार पर इस योजना में आप पद भरने की इच्छा रखते हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संबल योजना में एक भी नहीं लगाया गया, लेकिन हमने सहायक अध्यापक के नाते संविधा में 3700 से ऊपर टीचर्स को लगाया गया था। लिखा हुआ नहीं है दीप्ति का। और जिसमें 3668 ने ज्वाइन किया है और ये संविदा पर थे, गेस्ट फैकल्टी अंतर्गत नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में जो पद रिक्त है, तो किसी भी और नियम बनाकर किसी भी उन पदों को भरना की इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हाँ या ना? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो जितने पद खाली हैं उसी अनुपात में हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं और सभी विद्यालयों में समान अनुपात में हम शिक्षक भरने का यत्न करेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्व में जहां छात्रों की संख्या कम थी, जो पूर्व सरकार ने वो स्कूल बंद कर दिए थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं अब वहां पे लड़कों की संख्या पर्याप्त है, तो वहां पर आप वापस स्कूल को खोलना चाहते हैं या नहीं? नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्कूलें बंद की है, यदि उसमें बच्चों की संख्या बढ़ेगी, नामांकन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उन विद्यालयों को वापस खोल दें। दीप्ति किरण महेश्वरी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी स्कूलों में जो साइंस या आर्ट्स या जो सब्जेक्ट नहीं है, तो आप ये अपने सरकार की तरफ से सब्जेक्ट खोलने का विचार रखते हैं या नहीं? हाँ तो कब, नहीं तो कब, क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में 100 सब्जेक्ट खोलने की हमको अनुमति दी है, बजट पास हो गया है। जो हमारे पास प्रस्ताव आए हैं उनको हम बच्चों को जितना हमारे मापदंड बने हुए हैं उसके आधार पर हम खोलने का यत्न करेंगे। यदि प्रस्ताव ज़्यादा आते हैं तो मानदंडों का को पूरा कौन कौन सा विद्यालय कर रहा है उस हिसाब से मेरिट के आधार पर खोलेंगे। मैं
अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कल जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू मुख्यमंत्री जी द्वारा चालू होगा, आप आपके स्कूलों में किस तरह पौधे लगाएंगे और कितनी स्कूल में कितनी संख्या में पौधे लगाएंगे? आप जवाब दीजिए सदन को। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हरियाली तीज है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाला और राजस्थान करना चाहे, यानी ये राजस्थान की धरती हरी भरी होगी। इसलिए सभी स्कूलों में, चाहे गैर सरकारी हो या सरकारी विद्यालय हो, उसके कर्मचारियों, अधिकारियों, सब मिलकर के हम प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 5-5 पौधे लगाएंगे, जो बड़ी संख्या में राजस्थान भर में पौधे लगेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अभी जो पौधे लगाएंगे जो किस किस्म के होंगे? क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो फलदार पौधे लगाए जाएंगे, तो आने वाले समय में फल लगेंगे तो बच्चे उनको उपयोग करेंगे। और आप डॉक्टर है, मैं बुला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे पौधे लगाएंगे जो छायादार हो, जल्दी बढ़ते हो, ताकि ऑक्सीजन की अधिकता वायुमंडल में हो जाए। लगातार हम देख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है, और उसके कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है, जो बीमारियों को बुलावा दे रही है। हमने कोशिश की है पहली बार कि राजस्थान में जहाँ 200 पौधे एक साथ लगेंगे, वहाँ एक रखवाला भी रखेंगे। 420 श्री अमित चाचान श्री कंवरलाल, प्रश्न संख्या 420। माननीय अध्यक्ष महोदय, बारा एवं झालावाड़ जिले में स्वीकृत एवं संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों तथा उन पर पंजीकृत लाभार्थी बच्चों को विवरण निम्न अनुसार है। बारा जिले में 1630 केंद्र स्वीकृत एवं संचालित हैं। पंजीकृत लाभार्थी बच्चों में 6 माह से 3 वर्ष तक के 49,526 बच्चे, 3 से 6 वर्ष तक के 41,135 बच्चे। बारा जिले में कुल लाभार्थी बच्चों की संख्या 90,661 है। झालावाड़ जिले में 15 स्थगित करता हूँ, डॉक्टर को बुलाया। 1,515 केंद्र स्वीकृत है एवं 1,513 केंद्र संचालित हैं। पंजीकृत लाभार्थी बच्चों में 6 माह से 3 वर्ष तक के 44,785 बच्चे, 3 से 6 वर्ष तक के 45,031 बच्चे। झालावाड़ जिले में कुल लाभार्थी बच्चों की संख्या 89,816 है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, बारा जिले के कुल संचालित तो हॉस्पिटल ले जाओ ना, मैं भी डॉक्टर को बुलाया, सदन का डॉक्टर भी आ रहा है और आप भी हॉस्पिटल ले जा सकते हो। जिले की कुल जो साधन चाहिए वहाँ बात करें। आंगनबाड़ी केंद्रों में से 981 आंगनबाड़ी केंद्र विभागीय भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। कोई भी सदस्य बीमार है उसके लिए मेरी पूरी तरह मैं उनके साथ हूँ। विधानसभा के डॉक्टर आ रहे हैं, आप चाहें तो SMS भी मेरी गाड़ी से ले जा सकते हैं, अन्य सरकारी गाड़ी से ले जा सकते हैं, किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे गाड़ी से ले जा सकते हैं उनको। आंगनबाड़ी केंद्रों के विभागीय भवन निर्माण हेतु पंचायती राज, स्थानीय निकाय, राजस्व विभाग से निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निःशुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमशः किराए के भवनों, निःशुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार भवन निर्माण करवाया जाता है। सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।